नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 का भी रिजल्ट आया था। यूपीपीएससी 2021 के टॉपर अभय कुमार गौतम जी है हमारे साथ। इनको पोस्ट मिली है डिप्टी जेलर की। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे यहाँ आए हैं, इतने जाड़े में, इतना ठंड में। ये बुके है, ये सिक्का जो हमने नया नया चालू किया है, जो जो टॉपर बनेगा उन सबको मिलेगा। ये प्योर चांदी का सिक्का है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला इंटरव्यू बिल्कुल कैजुअल रहेगा, बिल्कुल देसी भाषा में रहेगा। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभय कुमार जी आए, वैसे ही बिल्कुल ये रहेगा। आप भी बिल्कुल बिना संकोचाए जो भी चीजें हो, जैसी हो वैसी बताइए। पहले अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे ये पीसीएस बनने का थॉट आया? सर, मेरा नाम अभय कुमार गौतम है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 2015 से, वैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन 10th के बाद 9th के बाद से मैं वहाँ चला गया गोरखपुर। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैंने 1 साल काकादेव में आईआईटी वगैरह की तैयारी की। फिर 11 से 15 के बीच में मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, गलगोटिया कॉलेज से, ग्रेटर नोएडा। बीटेक इंजीनियर है। देखो, यहाँ भी इंजीनियर घुसे हुए हैं। ये वाला बड़ा इतना ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी जॉब काहे नहीं करते हैं। इनको भी काहे सिविल सर्विसेज वाले जो आर्ट साइड का अफसर होते हैं उसमें घुसना होता है। चलिए आप बताइए। उसके बाद से 2015 के बाद जब पास आउट हुआ तो मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कुछ जॉब्स ट्राई किए, एई और जेई के, लेकिन सफलता नहीं मिली। थोड़ा हतोत्साहित भी हुआ। फिर 1 साल मुझे एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर मुझे एचपीसीएल जो कि एक पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा। जब मैं 2017 में वहां से निवृत्त हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करूं, अब किस चीज की तैयारी करूं। तो मुझे लगा कि एसएससी सीजीएल एग्जाम ऐसा है कि शायद लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने 1-2 एफर्ट उसमें लगाए। 1-2 बार मुझे मेंस देने का मौका मिला, लेकिन फाइनली उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत डिप्रेस हो गया था मैं कि अब मैं क्या करूं। तो मैं, आप आराम से इसमें देख के बात करिए। तो मैं अपने मामा जी के साथ लखनऊ में रहता था, तो उन्होंने एक बार मुझे गाइड किया और ये बताया कि देखो, ये सब जो एग्जाम्स हैं थोड़ा सा समय लगता है। और उन्होंने मुझे कहीं कहीं प्रेरित किया। इनिशियली एक इनिशियल मोटिवेशन मामा जी से मिला कि आप सिविल सर्विसेज में जाओ, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। और एक नहीं, शायद अगर अच्छी किस्मत रही तो कई सारे एग्जाम क्लियर होंगे। और उनकी बात सही हुई। मेरा 2020 में युवा विकास अधिकारी पे चयन हुआ। उसके बाद 2022 मेरा लोअर पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ। हालांकि अभी पद आवंटन नहीं हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी का। यस सर। यूपी ट्रिपल एससी बहुत स्लो चलता है। उसके बाद से सर 2021 में ही मुझे यूपीएससी का मेंस देने का मौका मिला, उसमें भी चयन नहीं हुआ। तो फिर से डिप्रेशन थोड़ा सा लगा कि जैसे किस्मत में ही नहीं है। लेकिन शायद किस्मत में लिखा था पीसीएस बनना। मैंने पीसीएस का भी मेंस इसी साल दिया और मेरा चयन हो गया। मतलब डिप्रेशन के दौर से आप लोग भी गुजरते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो भी डिप्रेस होते हैं। नॉर्मल इंसानों की तरह आप लोग भी खाना खाते पीते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और रेगुलरिटी के साथ करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी चीज है रेगुलरिटी। कंटिन्यूअसली आपको काम करना होता है और लगातार, अगर मान लीजिए फेल भी हो रहे हैं तब भी धैर्य बना के तैयारी में लगे रहो। क्योंकि भाई अपना टाइम भी आएगा है। यस। चलो, आपका टाइम आया फाइनली। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ आपका ये? सर, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था डेडिकेटेड, जो पीसीएस के लिए, यूपीपीएससी के लिए। यूपीपीएससी के लिए मैंने उससे पहले और भी एग्जाम में ट्राई किया? उसके पहले एक बार यूपीएससी का दिया था, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। वनडे एग्जाम्स में 2 बार सीजीएल का मेंस दिया था। अच्छा। अधीनस्थ के भी 1-2 एग्जाम दिए थे। तो मतलब अगर नहीं हो रहा है वनडे में, तो ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब पीसीएस के लिए जा ही नहीं सकते। कई लोग की ये धारणा रहती है कि भाई वनडे एग्जाम पहले हम क्लियर करें, तब हमको लगे कि हाँ भाई हमारे में कॉन्फिडेंस आया है कि हम वनडे एग्जाम तो क्रैक किए, तब जाए पीसीएस। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो इधर भी हो सकता है। यस सर, है ना। मैंने तो सर 12वीं लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जो रेलवे के थे, मैंने उसको भी ट्राई किया था। इवन एक बार उसमें नहीं हुआ। उसमें भी नहीं हुआ। देख रहे हैं, उसमें नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीएससी के पीसीएस में हुआ है फाइनली, और डेप्यूटी जेलर की रैंक मिली है, अच्छी खासी रैंक जो कि मानी जाती है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में आपका माध्यम क्या था, ये कई लोग जरूर जानना चाहते होंगे, बड़े कमेंट आते हैं। मेरा इंग्लिश मीडियम से मैंने दिया था। हालांकि मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई वो यूपी बोर्ड से हुई, हिंदी माध्यम। यूपी बोर्ड से पहले पढ़े हैं, मतलब जो बेसिक शिक्षा हुई है पूरी हिंदी माध्यम में हुई है। मैंने 2018 के बाद से सर इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है कहीं कहीं। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के हो भी, देखिए वैसे तो हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन होते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं। मेन चीज ये है कि अब आप ये समझिए कि हिंदी मीडियम में जो लोग हैं अटेम्प्ट करने वाले, जब वही कम होते जा रहे हैं तो सिलेक्शन भी कम होंगे ही, है ना। ये वाली एक बात है। अदरवाइज आप अगर हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, मेन बात है भाई कि पैशन होना चाहिए जिंदगी में, बनना है कुछ, मेहनत करने को लगातार तैयार है, धैर्य रखते हुए तो किया जा सकता है कुछ भी। बताइए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट प्रॉपर हिंदी मीडियम में पूरी बेसिक पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम स्विच करके और सिलेक्ट भी हो गए। ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट के लिए बड़ी इंस्पायरिंग होती है। और ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो यार कि हिंदी मीडियम वालों का हो नहीं रहा है, अब हम क्या करें। अरे नहीं हो रहा है, आपको लगता है अभी आपके पास अटेम्प्ट बचे तो आप स्विच कर लो,
स्विच करने में कितना टाइम लगा आपको? सर मुश्किल से 2 महीने 2 साल लगे, क्योंकि जब होता है कि सर जब आप कोई चीज ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं तब दिक्कत है, लेकिन अगर आपने ABCD से ही चीजों को शुरू किया हो, जैसे मैंने सर अपनी तैयारी में लक्ष्मीकांत और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी तो इंग्लिश में पढ़ी, तो जब मैंने चीजों को स्टार्टिंग से इंग्लिश में किया तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, समय थोड़ा सा लगता है, तो वैसे भी इस तैयारी में वैसे भी पीसीएस में कितना तो एज देते हैं यार, अगर जनरल की भी देख लो 21 से 40 है और कोई अटेम्प्ट है नहीं, तो अगर आपके पास अच्छे खासे अटेम्प्ट हैं, आप चाहें तो मतलब मीडियम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी मीडियम में भी लोग एसडीएम भी बनते हैं, डीएसपी भी बनते हैं, कोई भी मीडियम हो। मीडियम का आपको लगता है कोई फर्क पड़ता होगा? मुझे नहीं लगता मीडियम कोई फर्क पड़ता है। एक्चुअली मुझे जो थोड़ा सा गाइडेंस मिला वो हिंदी से भी मिला, इंग्लिश से भी मिला। मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगा कि इंग्लिश में मुझे चीजें मिल जा रही। मतलब जैसे एक ये सोच होती है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम इंग्लिश की चीज पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं करते थे आप? जो चीज जहां मिल गई इंग्लिश में मिल गई इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में मिल गई हिंदी में पढ़ लो। मेरे लिए एडवांटेज भी था कि मुझे हिंदी की चीजें भी आसानी से समझ में आ जाती थी, तो उनको भी कर लेता था, इंग्लिश में मिल जाती तो वहां से भी कर लेता था सर। चलिए बहुत बढ़िया। चयन के पहले और चयन के पश्चात लोगों का रवैया आपके प्रति बदलता है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? चयन से पहले आपको कोई पहचानता नहीं होगा, एकदम रवैया अब हर आदमी कि अरे भाई ये तो अपना भाई है, वाली बात होती है। ऐसा फील हुआ था सर, जब चयन नहीं हुआ था तो उसके पहले जैसे लगता था सब लोग एक सहानुभूति आपके साथ दिखा रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा, लगे हो कई लोग तो इग्नोर भी करते, कई लोग तो इग्नोर भी करते थे, कई लोग तो यहाँ तक हिदायत दे डालते थे कि अरे कब तक तैयारी करोगे, पापा ऐसे हैं वैसे हैं, घर की स्थितियां देखो, बहनों की शादी, तमाम चीजों के लिए वो लोग करते थे। मतलब पारिवारिक जो एक होता है प्रताड़ना, जो मतलब ज्यादातर स्टूडेंट को सुनने को वो मिलती है सर। लेकिन जब चयन होने के बाद मैं गाँव पे गया था तो बहुत ज्यादा आदर सत्कार मिला, और गांव का अफसर बेटा आ गया है पूरा सर काफिला 1 किलोमीटर लंबा काफिला था, कई सारी गाड़ियां और पता नहीं क्या, जैसे लगा कोई रैली निकली हो। चलो और माँ बाप के चेहरों पे जब फाइनली इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो उसका जश्न तो होना ही चाहिए यार, जो बात है बहुत बढ़िया। मतलब खैर ये वाली चीजें सारे टॉपर्स को भी सहनी पड़ती हैं, ये नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन्हीं को ये प्रताड़ना, जो सोशल प्रताड़ना बोलते हैं इसको, ज्यादातर जो जैसे कई सारे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे खुद बने या ना बने, पड़ोसियों के बच्चों पे नजर जरूर रखते हैं। अरे 5 साल से करो तुम्हारा हुआ ही नहीं, इतने में तो हम करते तो हम आईएएस के भी क्या पापा बन जाते हैं। यस सर। तैयारी के दौरान लक्ष्य पर जैसे ध्यान केंद्रित कैसे रखें, मतलब कैसे कंसंट्रेट करें? इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, कभी पॉलिटिकल कुछ क्राइसिस चल रही है, कोई न्यूज चल रही है, जातिगत वाले वो सब डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जेएनयू में कुछ हो गया, कभी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया कि लोग रोजगार ही नहीं है, अध्याचन आ गया, आयोग नोटिफिकेशन नहीं निकालना, इन सब कैसे मतलब लगातार केंद्रित रखा जाए? सर मैंने एक स्टोरी से एक चीज को सीखा था कि शायद बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि एक तीर चलाना था तो किसी ने मछली की आंख को देखा, किसी ने पूरे पेड़ को देखा। तो आपकी नजर जब तैयारी के फेज में होते हैं तो आपके अपना नजर आपके टारगेट पे होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं, बाकी ज्यादा लिमिट करने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो। हाँ वही सर, है ना, बाकी क्या मतलब है सर चीजों से। और बाकी जैसे आपको भी कई लोग ऐसे मिले होंगे बाबा टाइप के, 10 साल से लगे हैं, नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि नहीं होता है, यहाँ बिना पैसे के नहीं है। मैं सर मुखर्जी नगर में गया था एक बार, तो मैं देखा वहां संत लोग एकदम हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। चला आया फिर। नहीं तो आपको क्या लगता है, जैसे ये बिल्कुल डायरेक्टली पूछते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं, कई सारे स्टूडेंट भी एक्चुअली कई लोग के मन में डाउट होते हैं, आपको लगता है कि जैसे जो आप की कैटेगरी एससी है, ठीक है, तो कोई लगता है कि इस कैटेगरी से कोई आपको मतलब कुछ हानि हो गई? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई वो नहीं है। बहुत बार लोग ऐसे बोले कि एससी कैटेगरी में सिलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सिलेक्शन मेरे कई एग्जाम में हुए। सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है, मतलब क्या आयोग कोई पक्षपात कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई पक्षपात कर रहा है। कोई सरकार की तरफ से कोई प्रेशर है? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं, यहाँ मेरिट बेसिस पे चीजें होती हैं, और आयोग ने ये प्रूव किया है कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होते हैं। और मतलब भैया मेहनत करोगे, लगातार पढ़ोगे, जो यूपीपीएससी की डिमांड है वो पूरी करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। मुझे लगता है एक थ्रेशोल्ड है यूपीएससी और यूपीपीसीएस सबका एक मानक है, जब तक आप उस मानक को क्रॉस ही नहीं करेंगे तब तक तो आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। हाँ, यूपीएससी और यूपीपीएससी में किस चीज का अंतर है? मतलब जो लोग यूपीएससी वाले होते हैं, कई लोग प्री भी क्यों नहीं निकाल पाते हैं यूपीपीएससी का, क्या लगता है आपको? सर उसमें जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो थोड़ा एनालिटिकल इन नेचर होता है, थोड़ा डेप्थ होती है उसमें, और यहाँ पे जो पीसीएस में क्वेश्चंस होते हैं वो भी डेप्थ से पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस्ड होती हैं चीजें। तो फैक्ट्स वाले के लिए आप क्या करते थे? सर फैक्ट्स के लिए मैं आपके चैनल का सर मैंने एक पापा पिक्स का कंपाइलेशन था, उसको फॉलो करता था, टेलीग्राम पे क्विज ज्वाइन कर रखा था, उसको फॉलो करता था, और अभी कंपाइलेशन के जो वीडियोस आते थे उसको सर देखता था। एससीएस डेली क्विज जितने भी लोग हुए हैं यूपीपीएससी के पीसीएस 2021 के फाइनली, प्लस कई सारे आरओ बीओ, जो हमारी फ्री क्विज चलती है उससे भी बहुत लाभ मिलता है लोगों को, प्लीज आप उसको जरूर फॉलो करते रहा करिए। अब आप ये बताइए कि कई लोग जो है टॉपर बनने के बाद बोलते हैं कि मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैंने सिर्फ एग्जाम के 7 दिन 15 मिनट पढ़ा और हो गया, क्या हिसाब का भी केस है? नहीं सर, मेरा ऐसा केस नहीं है। कितना घंटा पढ़ते थे डेली? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, और मैं सुबह 9 से 10 के बीच में पहुंच जाता था, और उसके बाद से मैं 7-8 बजे 9 बजे तक आता था।
तो उसमें मेरा मतलब 6-7-8 घंटे का हो जाता है? नहीं सर, सुबह से लेकर शाम तक का अच्छा खासा स्पेन मिल जाता था, 8-9 घंटे का। अच्छा। तो मैं उसमें पढ़ाई कर लेता था, फिर घर पे आता था तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो चैनल्स के होते थे उसको देखता था सर, न्यूज अच्छा। वगैरह देखता था, ये सारी चीजें करता था। ओके, चलिए बहुत सही। एक आपसे बड़ा जो है भारी भारी टर्म्स है हमारी टीम ने तैयार किया, परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन। इन सब का कितना महत्व है फाइनली पीसीएस में सिलेक्ट होने में, या फिर महत्व है भी कि नहीं है? एकदम महत्व है सर, और मैं एक प्रत्यक्ष गवाह हूँ। जितने भी टर्म्स आपने बताया कि एक आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस हाँ। तैयारी में आप आते हैं तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, मतलब आपको खुद ही लड़ना पड़ता है इस फील्ड में आके। मतलब जो लोग इस फील्ड, मतलब जो एक बार वही वाली बात है ना कि ओखली में सर डाल दिया तो भाई मुसर से क्या डरना है, आत्मविश्वास सर, तो सर डेली पिसोगे। हाँ, आत्मविश्वास तो होना चाहिए कि अगर आपको लगता ही नहीं कि आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, तब तो वहीं पे सारी कहानी खत्म। अब आप समझिए कि अभय कुमार जी का वनडे एग्जाम में हुआ ही नहीं, ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस जो है गिरना होता तो कह देते कि लो वनडे में तक नहीं हो रहा है तो फिर पीसीएस कहां से देंगे ना। मुझे सर किसी ने कहा था कि अगर किस्मत में आपके डीएम बनना लिखा होगा तो आप एसडीएम भी नहीं बन पाओगे। बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा बहुत किस्मत का भी रोल मान सकते हैं, लेकिन भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, चाहे आपकी कोई कैटेगरी हो, चाहे आप कहीं के भी हो भाई, अगर इतने बड़े एग्जाम में सिलेक्शन लेना है मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली जो उस एग्जाम की डिमांड यस सर। है ना सर जहां तक आपने धैर्य की बात की है, हाँ। इतने साल से मैं तैयारी में लगा हुआ था, कभी वनडे एग्जाम, कभी अलग अलग एग्जाम्स में। टूटते नहीं थे कभी कि यार खत्म, यार मेरा नहीं होगा, मैं बेकार हूं, ऐसा लगता था? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता था। मैं कभी कभी चीजों को कंपेयर करता था कि अगर मैं एक प्राइवेट जॉब स्विच कर लेता हूँ, प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, तो मैं ज्यादा एक इकोनॉमिक टर्म में कितना कमा सकता हूँ। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे एक सिक्योर अपनी जॉब सिक्योर करूँ तो मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। इस तरह के कई सारी चीजों को कंपेयर करके मुझे लगता है नहीं, अपना समय मुझे देना चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी इतने से। हाँ, लेकिन मतलब अगर 2-3-4 साल मेहनत कर लो फिर तो पूरी जिंदगी यही रह जाओगी। यस। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में जैसे जो आप मतलब क्यों गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर किया? सिर्फ यही एक रीजन था कि भाई सिक्योरिटी वाली चीज है, सैलरी वाली चीज है, कि और भी कुछ लगता था कि हाँ यार कुछ मिलना चाहिए, पावर भौकाल होना चाहिए, भौकाल वाला था कुछ? सर मैं पावर के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन अथॉरिटी में बिलीव करता हूँ। पावर किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी सर आपको अर्न करनी पड़ती है, आप मेहनत से उसको अर्न करते हो। हाँ। और एक वैलिड, लेकिन अथॉरिटी के साथ फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर होती है सर, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मतलब भौकाल आ गया तो बस किसी पे भी निकालने लगा। नहीं सर, है ना? एक्चुअली बहुत से ऐसे लोगों के ड्रीम्स होते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, प्रिजन रिफॉर्म। आपका भी ऐसा कुछ था? मेरा सर था ऐसा। अच्छा। लेकिन मुझे लगता था कि जब तक मेरे हाथ में एक अथॉरिटी नहीं होगी तब मतलब जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ही नहीं है तो करोगे क्या यार? मतलब वैसे तो प्राइवेट लोग भी चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सरकार को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक बेहतर मैनर में सर इस जॉब के जरिए आप चीजों को कर सकते हैं। मतलब वहां पे आ जाते हो तो पूरा आप गवर्नमेंट का पार्ट ही बन गए भाई, अब वो तो आपका काम ही हो गया कि करना ही करना है। यस सर। चलिए, जॉब प्रोफाइल जो आपकी है डिप्टी जेलर, इसके बारे में कुछ पता किया है? हाँ सर। कैसा मतलब आप अभी क्या आपने पहले मतलब शुरू में सोचा था कि पीसीएस बनेंगे तो सिर्फ डिप्टी जेलर बनेंगे? नहीं सर, फिर रैंकिंग में काफी नीचे थी। अच्छा। लेकिन ना मुझे किसी ने बताया था कि आपको पीसीएस से कोई भी पोस्ट मिले, हर जगह आपको कुछ ना कुछ स्कोप मिलेगा काम करने के लिए, जनता के लिए, किसी के लिए भी, समाज के जो निचले सेक्शन के लोग हैं उनके लिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश यार 22-23 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश कई सारे देशों से बड़ा है यार, उसमें आपकी 627 सिलेक्शन में से अगर पोस्ट आई है तो आप स्टेट की टॉप पोस्ट पे तो रहोगे चाहे जहां भी जाओ। हाँ सर, तो प्रिजन की जहां तक बात आई, मैंने विजिट किया था जेल को अभी जल्दी, और कुछ सीनियर से भी मिला था, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में पता किया। अच्छा। तो सर बहुत से अंदर काम होते हैं, प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड स्कीम्स चलती हैं, बहुत सी एनजीओ उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और अंदर और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मतलब रिफॉर्मेटिव मेजर्स होते हैं। कैदी यहाँ आ गए तो खुद ही सजा काट रहे हैं, अब उनको आप कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हो, मतलब नॉर्मल एक जो आम आदमी होता है जेल जाने से बड़ा डरता है यार। मैं भी बहुत डरता था सर। मुझे पहले लगता था कभी कि भाग जो है जेल ले जाएगा सर, मुझे एक कांस्टेबल तक से डर लगता था। क्योंकि एक आम आदमी से अगर कह दो कि जेल की इधर जेल है तो एक अजीब सा जो है मन में डर बैठ जाता है कि अरे यार ये जेल है, यहाँ पे वो अपराधी लोग रहते होंगे, समाज के जो बुराइयां वाली है सारी चीजें उधर ही होंगी। तो क्या अभी आप जैसे अब आप बिल्कुल जेल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बनने जा रहे हैं, तो कुछ करेंगे उनके लिए? एकदम करेंगे सर। मुझे एक प्रोफेसर हमारे हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि आप जब जेल में जाते हो तो आपके पास बहुत सी ऐसी अथॉरिटी होती है कि आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। तो उन्होंने बोला था आपकी अचीवमेंट एक जेल में ये होनी चाहिए कि आप लोगों की जो फाइल्स होती हैं कैदियों की, आप उनको पढ़िए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो क्राइम करना नहीं चाहते हैं, किसी सोशल कंडीशन, किसी सोशल चीजों की वजह से वो लोग आके कुछ क्राइम कर लेते हैं, तो आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि उनके रिफॉर्म के लिए। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? आपको क्या लगता है होना चाहिए भारत जैसे देश में कि बेकार चीज है? सर कई सारी कमेटी की रिपोर्ट्स इस बात को बता चुकी हैं कि कैपिटल पनिशमेंट उतना इफेक्टिव नहीं रहा है इंडिया में, और बहुत से देश हैं 104 शायद कुछ
जहां तक मेरी नॉलेज है कि 100 लेकिन देशों कुछ से लोग ज्यादा, अभी भी देते हैं। 100 देशों से ज्यादा लोग इस चीज को बैन कर चुके हैं। आप लेकिन ये समझिए कि कोई अगर इतना हीनस क्राइम कर रहा है कि मतलब रेप फिर उसके बाद मर्डर, तो क्या ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना उचित चीज है? क्या वो सुधरेंगे? लेकिन सर फिर करेंगे तब? एक सामाजिक तौर पे अगर आप देखें तो उसके बहुत से लोग जुड़े हुए जो लोग उससे होते हैं, उनके माँ बाप हो सकते हैं, वो लोग तो क्रिमिनल नहीं है। अगर हाँ। उसके वजह से उनका भी तो एक सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है, हाँ। तो इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए सर, मेरा ये अच्छा, मानना है। मतलब कैपिटल पनिशमेंट मत दो, उसको सुधारो। हाँ, सुधार। लेकिन अगर वो मान लीजिए वो रिपीटेड वाला वो हो कि मतलब बार बार वो करता हो, सर मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ एक्सट्रीम तो होगा कि अब जाके अब इसको खत्म करो। सर कैपिटल पनिशमेंट के मैं फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। जुडिशरी इस पे नहीं नहीं, तो फैसला ले फिर सकती है। जबरदस्ती फौज वाला वो नहीं डालेंगे। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा ओपिनियन ले रहा था, एकदम से क्वेश्चन के बीच में आ गया। ओके सर। जेल रिफॉर्म्स में आप पर्सनल लेवल पे क्या करना चाहेंगे? ये हमारी टीम का क्वेश्चन है। सर जेल रिफॉर्म के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम होता है, कैदियों के पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें आती हैं वहाँ पे, और भी हाँ। उनको मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेट करने के लिए भी बहुत सी चीजें आती हैं। तो मैं उन चीजों का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ कि हाँ। उन लोगों को फायदा उसका पहुंचे। सरकार बहुत सी सहायता देती है बजट के माध्यम से, बहुत सी एनजीओ काम करती हैं उसके वेलफेयर के लिए। हाँ, तो तो ये आप सब, भी उनके साथ तो मतलब मैं उनके मिलकर साथ काम काम कर रहा करेंगे? हूँ। Yes। अच्छा। और प्री प्लस मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। जैसे अभी 2022 में जो लोग मेंस दे के आए बेचारे, 27 सितंबर से लगातार मैसेज आते जा रहे हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा। तो ऐसे टाइम पे लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो कम है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 7-8-10 दिन बाद जो इंटरव्यू चालू हो जाएगा, अभी क्या करें वो लोग? सर मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू वर्ड है, शायद पर्सनैलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण, तो उसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है कि आपकी सोच कैसी है, डेमोक्रेटिक सोच है कि आप अथॉरिटेटिव सोचते हो, या आप कुछ भी इस तरह की चीजें मतलब सोचते हो। पर्सनालिटी चेक की तो जाती है। पर्सनैलिटी चेक की जाती है। तो ये अब तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने, अपने किसी पीयर ग्रुप से, किसी फ्रेंड से, किसी कलीग के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई सारे टॉपर्स की प्लेलिस्ट है, उसको देख डालिए। देखिए ये जो स्टेज है, जैसे आपका प्री में फैक्ट चेक हो गया, मेंस में आपका नॉलेज चेक हो गया, भाई 1500 नंबर का पेपर ले लिया, और क्या करोगे? यस सर। जीएस 1 2 3 4 एथिक्स से लेके पॉलिटी से लेके इन्वायरमेंट से लेके हिस्ट्री से लेके आर्ट एंड कल्चर सब चेक कर लिया उधर। अब बचा कि भाई बंदा कैसा है, हाँ, वो पर्सनालिटी चेक हो जाती है। है। तो थोड़े बहुत यूपी करंट कर लीजिए, नॉर्मल करंट कर लीजिए, अपना प्रोफाइल मजबूत कर लीजिए, इस तरह से कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो लोग भी 2022 के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहेंगे तो हमारा ग्रुप है फ्री वाला, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बताएंगे उसको जल्दी से। अच्छा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत प्रमोशन में आ जाते हैं। प्रमोशन वैसा नहीं है मतलब अगर आप जो मतलब देखिए, जो हमारा ये हमेशा से सोच रही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो लोग भी इंटरव्यू देते हैं, मतलब वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होने चाहिए। हम कोई प्रमोशन जो है खरीद वरीद के नहीं करवाते हैं, बाकी बड़े कोई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह जो सिर्फ मॉक कराते हैं। प्री मेंस की तैयारी पूरी हम कराते हैं, वो सिर्फ मॉक करा देते हैं, क्योंकि हमने मॉक की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी डेवलप नहीं की। इस चक्कर में कई स्टूडेंट को नुकसान होता है। शायद हो सकता है सर। आप अच्छा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई रोल रहा है? बहुत रोल रहा है सर। मैंने स्टार्टिंग में जब एसएससी से मैंने जब स्विच किया, तो मैंने सर इस प्लेटफॉर्म को यूज किया। मुझे किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। अच्छा। तो जब मैंने यूज किया तो उसमें बहुत से कंपाइलेशन वीडियोस पड़े थे, जिसमें बाइलिंगुअल भी थी। मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में ट्रांजिशन फेज में था। हाँ। तो वीडियो इस तरह से बनाए गए थे कि इधर हिंदी है इधर इंग्लिश है। हाँ, वो तो उससे मुझे ज्यादा हेल्प मिली। और मुझे लगता है बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है जब वो स्विच करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या कुछ भी, तो इस प्लेटफॉर्म से काफी एक हेल्प मिलती है ऐसे स्टूडेंट्स को, जहां तक, क्योंकि हम ज्यादातर बाइलिंगुअल करते हैं। बाइलिंगुअल होती भाई हिंदी में लिखा भी रहेगा और बोला भी जाएगा। तो ये सारी, एक तो ये अच्छी चीज थी। दूसरी, टेलीग्राम पे मैंने क्विज ज्वाइन कर रखी थी, फ्री क्विज थी। तो उससे क्या है कि डेली जो भी क्वेश्चंस आते थे उनको रिपीटेड प्रैक्टिस करता रहता था, तो अपनी एक रिवीजन होता रहता था। मतलब डेली प्रैक्टिस के उसमें रहते थे। और सर साथ में जो पापा पिक से कंपाइलेशंस के वो पिक पड़ती थी, पापा पिक वाली, उसको भी सर मैं फॉलो करता था। उसमें बहुत मेहनत लगती है। और उसमें आप ये समझिए कि एक अगर मान लीजिए 15 फाइनेंस कमीशन की पिक बनानी है, उसके लिए हर जगह से जो है पीआईबी में क्या लिखा है, डीडी न्यूज में क्या आ रहा है, राज्यसभा टीवी में क्या दिखा रहा है, सबका बाकायदा जितने फैक्ट हो सकते हैं उनको करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लग जाता है एक पिक में। और सर एक पापा जो वीडियो का कंपाइलेशन है सर, उससे मुझे हेल्प मिली कि बहुत अलग अलग जगहों पे पापा वीडियो के बारे में कई लोग कहते हैं कि ये तो बुरी चीज है। अब सर उनका क्या नजरिया है बुरा कहने का। अगर सर 15-16 घंटे के एक वीडियो में पूरा एक लेक्चर कवर हो जाए, कि आपका मॉडर्न का पूरा कवर हो जाए सेक्शन, तो क्या बुराई है? अगर आप उसको अलग अलग घंटे में भी देखें, 2-3 दिन में देखें, 4 दिन में देखें, एक हफ्ते में भी देखें, तो एक हफ्ते में पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जा रही है, आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ पापा वीडियो मतलब है तैयारी में यूजफुल है। यूजफुल है सर। लोगों को, जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पापा वीडियो देखना चाहिए कि नहीं? एकदम देखना चाहिए। देखो, बड़े बड़े पीसीएस टॉपर बताते हैं, पापा वीडियो को रिकमेंड करते हैं, पापा पिक को भी देखते हैं, और एससीएस डेली क्विज से क्विज भी लगाते हैं फ्री की। मैंने ऑप्शनल के
लिए शुरू में मैंने जब चैनल को देखा था तो प्लेलिस्ट में मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का दिखा, तो मुझे सारे कंटेंट सर एकदम सिलेबस के हिसाब से मिले। हाँ, एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे जो हमारे पेड ग्रुप पे चलते हैं, यस एक्चुअली हम उसी कंटेंट को बाकायदा फ्री वीडियो में डाल देते हैं। यस तो मैक्सिमम चीजें जो पेड में हमारे हैं वो सब फ्री में भी है। कोई अगर बिल्कुल फ्री में भी पूरी तैयारी करना चाहे, एक एक सोर्स दे दिया है, मतलब प्री यूपीपीएससी अगर करना है तो चाहे आरओ का हो, चाहे बीओ का हो, चाहे पीसीएस का, आप पूरा कंटेंट देख लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सर मैंने फ्री से अगर इतना कर लिया तो शायद अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करता तो शायद कुछ और नहीं, कुछ और देखिए अच्छा बात है मेहनत की। Yes, sir. आप चाहे फ्री इनिशिएटिव फॉलो करें चाहे पेड, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब जैसे कई लोग पेड में एडमिशन लिए Yes, sir. लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर कोई उनकी मजबूरी हो गई, भाई बीमार हो गए, कोई दिक्कत हो गई फैमिली में, नहीं पढ़ पाए। Yes, sir. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हमारा पेड लिए, लेकिन वो जितने भी हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम पेड क्विज के भी वीडियो बना देते हैं। Yes, sir. एससीएस डेली क्विज फ्री में चलती है, वो उधर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेंस का डेली क्वेश्चन आंसर जा रहा है, टेस्ट सीरीज जा रही है, पूरे कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी सबके वीडियो है। Yes. तो अगर वो बंदा मेहनत कर रहा है, सारी जगह फॉलो कर रहा है, तो होगा उसका। मेहनत तो सर बहुत जरूरी है। मेहनत तो बहुत जरूरी है यार, लगातार ऐसा डेली, मतलब ऑन एन एवरेज जो लाइब्रेरी में आपका था, तो लाइब्रेरी से ही पढ़ते थे कि कहीं कभी कभी प्लेस भी स्विच हो जाते थे? नहीं लाइब्रेरी से सर पढ़ता था। मैंने 3 साल पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। घर पे थोड़ी सी दिक्कत रहती थी कि कोई अंकल आ गए, आंटी आ गई, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर स्टूडेंट। मतलब अगर घर पे आपको अवेलेबल है कि आप एक कमरा है आपका पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी की सोच ये है कि वहाँ टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये नहीं है कि लाइब्रेरी में कोई बुक मिल रही है या कुछ मिल रहा है, अपना लेके जाओ, बस ये है कि अपने लिए टाइम दोगे। यस, सब लोग पढ़ते हैं तो लगता है हाँ यार ये सब पढ़े ले रहे हैं तो अब भी पढ़। एक मोटिवेशन उनसे भी मिलता है, अगल बगल के लोग पढ़ रहे हैं तो लगता है यार ये इतने देर से पढ़ रहा है तो मुझे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग को लगता है ऐसा कि हम लोग को भी कुछ ऐसी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हर शहर में हम लोग एक ऐसी लाइब्रेरी भी अपनी डेवलप करें जहाँ पे स्टूडेंट आए, नॉमिनल कॉस्ट पे जितना बस उसका लाइब्रेरी चलाने का जो खर्च हो वो निकले, और बाकायदा लोग पढ़े भी, क्योंकि अभी तक पढ़ाई का कंटेंट तो मैं बहुत दिया है। Yes, sir. कोई और अच्छा आपको ये बताइए कि जो हमारे इनिशिएटिव होते हैं, मंथली करंट भी हम देते हैं, डेली करंट भी देते हैं, पूरा यूपीपीएससी का ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है, कोई और इम्प्रूवमेंट है? मतलब हम क्या और कुछ कर सकते हैं? अच्छा हाँ सर, मुझे लगता है कोई सजेशन इंटरव्यू के लिए गाइडेंस प्रोग्राम अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए अगर आप करें तो सर बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ प्री और मेंस की तैयारी करने के बाद सोचते हैं कि अब कहाँ जाए। हाँ, उसके लिए इंटरव्यू का फ्री ग्रुप तो है, लेकिन उसमें एक्चुअली 1-to-1 नहीं हो पाता है सर, थोड़ा उसको रोबस्ट और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। एक तो ये हो गया कि मॉक इंटरव्यू, एक मैंने ये आपने जो आइडिया दिया लाइब्रेरी वाला, इस पे भी मैं एक बार देखूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो पाया। और कोई ऐसी चीजें जो वीडियो बनाने के मेथड है हमारे, मतलब हम लोग कैसा काम करते हैं ओवरऑल एज ए स्टूडेंट? सर मुझे लगता है कि कंटेंट मैटर करता है सर, उसकी प्रेजेंटेशन और सारी चीजें। कंटेंट है हमारे पास, कंटेंट एकदम बस कंटेंट इज द किंग, सिंपल बात है, बाकी प्रेजेंटेशन में हमारा ध्यान भी नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव मतलब लगता है आपको पीसीएस टॉपर बहुत कारगर है सर? यूपीपीएससी वाले जो लोग हैं उनको फ्री इनिशिएटिव हमारे देखने चाहिए कि नहीं? एकदम देखने चाहिए सर, देखने चाहिए, समझ रहे हो? ये ना सोचना कि क्वेश्चन इसे जानबूझ के पूछ रहा है कि उसको आंसर देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सर अपने से। जब मेरा सर चयन हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा। और तुरंत मैंने सर आपको मैसेज किया था। हाँ, आपका मैसेज आया मैंने चूंकि नंबर सेव नहीं था, मैंने वेबसाइट पे जाके नंबर लिया और सर मैसेज किया एक कि मैंने इस चैनल से जो मुझे हेल्प मिली थी। तो फिर सर आपका रिप्लाई आया था, फिर इस तरह से हुआ। तो एक फीलिंग अंदर से आती है कि आपने इस मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कि हमने कुछ काम किया ऐसा कि जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। मतलब लोग पीसीएस अगर बन रहे हैं, इससे बढ़िया क्या काम है यार। अच्छा, ये हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो काहे कम रहता है, इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? कुछ स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहेंगे कि सही बात, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कि भाई यूपीएससी नहीं चाहता या यूपीपीएससी आयोग ही नहीं चाहता है कि हिंदी मीडियम वाले आए, ऐसा है कुछ? मुझे सर कुछ कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम लगी इसमें। कम है थोड़ा? हाँ, थोड़ा कम है। जैसे कि न्यूज़पेपर की जहां तक बात आती है तो बहुत से हिंदी माध्यम के बच्चे इंग्लिश में द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और वो उनको समझ में नहीं आता। देखिए समस्या ये है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन तो होते हैं, लेकिन कई सारे हिंदी मीडियम वाले बड़े रिजिड होते हैं कि जब तक मुझे पूरा हिंदी में वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगा मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ, अरे भैया यार, आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, इतनी बड़ी पोस्ट है, नॉर्मल थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखी होती है, उसको भी पढ़ना चालू कर लो, है ना? और दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश मीडियम में इतने ज्यादा ऑप्शन है, कोई भी चीज इंग्लिश मीडियम क्या तुरंत लोग समरी बनाना चालू करें। एकदम सर, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, यूट्यूब पे न्यूज सर्च करें, अच्छी एनालिसिस सर्च करें, सब कुछ ज्यादा मिलता है सर। हाँ, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। और दूसरी बात ये कि हिंदी मीडियम के जितने भी जो पॉपुलर गुरु हैं वो सब लोगों को सपने बेच देते हैं कि भाई तो ये वाली चीज ऐसे कर लो। मतलब वो लोग एक्चुअली मोटिवेशनल गुरु तो है, कई बड़े बड़े हैं, मैं किसी का देखिए कोई किसी पे टॉन्टबाजी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अगर आपने पीसीएस के लिए इंस्टीट्यूट खोला है अपना कि भाई मुझे पीसीएस के लिए तैयारी करवानी है, स्टूडेंट को पीसीएस बनाना है, आईएएस बनाना है, उस पे जो आपका सिलेक्शन रिजल्ट आ रहा है ना, वही है मेन।
आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी कि बिल्कुल जो है मोदी जी की तरह बोलते हैं, जगह जगह आपके भाषण चलाए जा रहे हैं, तो वो एक तरह से आपने अपने आप को मार्केट करना है, अपने आप को बेच रहा है आदमी कि इसने अपने आप को मार्केट कर लिया, अब इसको ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन हो या ना हो। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन देते हैं ये लोग एक दो, और इतनी बड़े बड़े नाम है कि भाई साहब क्या बताया जाए। चलो खैर ये टॉन्टबाजी नहीं है, अगर किसी को समझना है तो समझ लेना यार, हमको क्या फर्क पड़ेगा। पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ पूछेंगे, अब आप इतनी दूर से आए हैं। दोस्ती यारी करनी चाहिए कि नहीं, कि बेकार चीज है सब? नहीं सर, दोस्ती यारी करनी चाहिए। अगर वैसे तो दोस्ती सोच के नहीं की जाती है, लेकिन कुछ दोस्त आपके ऐसे बन जाते हैं जो शायद आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि अम्यूजमेंट के भी साधन हो, लेकिन दोस्तों का एक अलग होता है कि जब आप पढ़ाई के दौरान कभी कभी डिप्रेस होते हैं, आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो एक चाहिए होता है कि किसी के साथ आप अपनी दिल की बात कर सकें, रख सकें। तो ये दिल की बात सिर्फ लड़कों तक ही सीमित है कि लड़कियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं? नहीं, लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं सर। अच्छा, लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं। तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रही है आपकी? रही है सर। अच्छा, खिलाड़ी रहो मतलब। शादी अभी की है कि नहीं? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अच्छा, अभी यूपीपीएससी में अब तो बढ़िया है, अच्छी जॉब आ गई, रिश्ते बहुत आ रहे हैं सर। अब तो बिल्कुल रिश्ते आएंगे यार, अब इतने बड़े स्टार हो, पूरे गांव जब पूरा रैली निकल रही है। ज्यादातर जैसे जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव है ना एक्चुअली, तो अगर छोटी छोटी जगह होती है वहां पे कोई मतलब ऑफिसर बन जाए तो समझ रहे हो भौकाल हो गया एकदम कि यार हमारे गांव का लड़का है यार। लोग दूर दूर तक बताते हैं कि भाई मेरी मौसी की लड़की की बुआ का चाची का दामाद है। इस तरह से लोग रिलेशन निकाल। जब घर पे गया था तो एक कार्यक्रम, एक पूजा रखी गई थी। अच्छा, तो रैली वगैरह टाइप का जो हुआ तो ठीक है, लेकिन जब घर पे आया तो मतलब ऐसे जिनको लड़कों को मैं जानता नहीं था, भाई भाई एक फोटो ले लो एक साथ में, मतलब वो वाली, और स्टेटस लगाए पड़े, अलग ही हीरो बनाए पड़े। तो बढ़िया चीज है यार, ये तो ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है आपकी यार। अपने यहाँ ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। चलो बहुत बढ़िया चीज है यार। अब आगे कुछ है पढ़ाई करने का? हाँ सर, यूपीएससी का एम है, मतलब बनना आईएएस है फाइनली, और पूरा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि लगातार इसी तरह मेहनत करते रहिए। बल्कि अब तो पोस्ट मिल गई है, थैंक यू सर, ठीक है, सैलरी वाली भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी है, तो उसके बाद भी टाइम अपना निकालते रहिएगा। हाँ, मुझे लगता है सर कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है कि अपनी तैयारी करने के लिए। एक सेकेंड। अब जैसे ये बीच में जरा थोड़ा इंटरप्शन के लिए माफी चाहेंगे, हमारी टीम से ये क्वेश्चन आया था कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी आपको, कुछ आइडिया लगा डिप्टी जेलर की? सर डिप्टी जेलर का जो ग्रेड पे है, पे मैट्रिक्स है, वो 4600 ग्रेड पे आती है। और उसके हिसाब से अगर आप सैलरी कैलकुलेट करें जो 7th पे कमीशन का है, तो ये 65,000 के अराउंड आती है। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान फुल सैलरी मिलती है। और जो पुलिस वाली पोस्ट है, खासकर से कारागार की और वर्दी वाली जो पोस्ट है, उनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। शायद बहुत लोग को पता नहीं होगा। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। हाँ, इसलिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह की पोस्ट में लोग होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। हाँ, क्योंकि जेल में इतने सारे वो बैठे हैं, उनको संभालने के लिए भी तो लोग चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई यार, यही बहुत बड़ी चीज होती है। और बाकी आप यूपी में कहीं भी हो, अगर 40-50 हजार रुपए आपकी है इनकम, आप आराम से सर्वाइव कर लोगे यार। पैसा तो लोग ज्यादा कमाते हैं भाई। लगता है कि पीसीएस की जो पोस्ट होती है सर, पैसे के हिसाब से नहीं आंकनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद बहुत सी ऐसी अलग पोस्ट है। हाँ भाई, पैसा कमाना है तो अपना बिजनेस करो। 5400 ग्रेड पे की बहुत सी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की बहुत सी पोस्ट है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपके एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सनल सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें इसका आंसर का रिफ्यूज कर सकते हैं कि ना दीजिएगा। अभी जैसे कई सारे दोस्त कहते हैं आपको कि अब तो सरकारी बाबू बन गए हो, अब तो अलग से ऊपर वाला पैसा भी खाओगे। कहते हैं सर, दोस्तों लोग कहते हैं। लोगों में बड़ी धारणा है यार कि अरे 40-50 तो सैलरी है, बाकी वाला बताओ, है ना। लोगों में बहुत सारी ये सब चीजें हैं। मैं इसके आगे इस डिस्कशन को नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो और पीसीएस वाले जो लोग हैं वो भी जानते हैं। यूपीपीएससी आयोग के बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर हम पूछना चाहेंगे आपसे। आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द, 2-3 शब्द कुछ। सर मुझे लगता है कि आयोग एक ऐसा एवेन्यू हम लोगों के लिए, जो शायद गरीब तबके के हैं या जो पिछड़े इलाकों के हैं, उन लोगों के लिए है कि एक मेरिट बेसिस पे उनको एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचाता है आयोग, बिना किसी पैसे के, बिना किसी करप्शन के। तो सर एक आयोग की बहुत अच्छी भी चीज मुझे लगी। अच्छा, लेकिन क्या आपको लगता है ईमानदारी से मेहनत करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? एकदम लिया जा सकता है सर, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। बिल्कुल। फिर लेकिन कुछ और चीजें हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, स्केलिंग क्यों कर रहे हैं लोग? स्केलिंग में आपका क्या राय है? स्केलिंग मॉडरेशन अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? सर स्केलिंग पे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं ज्यादा एनालिसिस इस पे किया नहीं, तो मैं कमेंट नहीं। मतलब लगता है कि कई बार आर्ट साइड वालों को नंबर कम मिल जाते हैं, साइंस साइड वालों को ज्यादा, तो कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब है? मुझे भी सर कंट्रोवर्सी तो मैंने बहुत सी सुनी है, लेकिन मुझे लगता है सर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर कोई ऑप्शनल रहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। ऑप्शनल के लिए सर अभी कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने नहीं, आप अपना इंडिविजुअल बताइए। आपको अपने जो ये सिलेबस आप देखते हैं कि 1500 नंबर का सिलेबस है भाई, 4 जीएस के पेपर में आपने जीएस की सब कुछ पूछ लिया, एथिक्स वाला भी पेपर ले लिया, ठीक। हिंदी आपने 150 नंबर की टेस्ट कर लिया अलग, 150 नंबर में आपने ऐसे वाली अपनी राइटिंग स्किल भी देख ली, ठीक है, तो 8-3 1100 हो गया। तो ऑप्शनल की जरूरत क्या है? यूपी स्पेशल क्यों नहीं करने देना चाहिए?
सर मुझे लगता है यूपी स्पेशल अब एकदम नीड ऑफ द आवर हो चुकी है कि यूपी के बारे में जितना आप अच्छे से जानेंगे उतने अच्छे और से वैसे भी यार को चला अपना सकेंगे। स्टेट का पीसीएस है उत्तर प्रदेश का, तो इसको कुछ अपना तो रखना चाहिए। एकदम होना चाहिए सर। अदर स्टेट के भी लोग रखते हैं, बिहार हाँ। पीसीएस आप दीजिए, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस दे दो, उत्तराखंड पीसीएस देख लो, राजस्थान पीसीएस देख लो, सब लोग करते हैं। तो अब कमेटी की जो रिकमेंडेशन आने वाली उसके हिसाब से क्या आयोग निर्णय लेता है वो लेकिन अब आप एक्चुअली उस पोस्ट, अब आप वो जनरल स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप वो गुड्डू नहीं हो जो लिबिर लिबिर करो। अब आपको मिलेगी फुल इज्जत, अब आप हैं पीसीएस ऑफिसर। तो आप अपनी तरफ से आयोग को कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, सजेशन देंगे कि सर प्लीज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। ये मार्कशीट नहीं दिखाते हैं, बताइए इतने दिनों तक। जीआईसी की अभी इतने वो हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ गया, 6 महीने से वेटिंग जो है अभी तक माननीय आयोग पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा सर। चलिए ठीक है, आयोग की माई बाप है भाई, हमारा भी और आपका भी, तो उस पर कोई नहीं देखे कमेंट बाजी कोई मैं भी नहीं कर रहा हूं। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज जो अध्याचन आ चुके हैं आपके पास उनका नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बोली नहीं जानी चाहिए सर प्लीज। सारे लोगों को अपनी मार्कशीट दिखना चाहिए कि भाई एनालिसिस तो करे आदमी कि कमी कितनी रह गई, 1 नंबर से रह गया मैं, 10 नंबर से रह गया कि मैं 25 नंबर पीछे हूं। तो भैया एफर्ट लगाया जाए ना उसमें। तो मतलब ये लोगों को जानने का मतलब अधिकार है, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करता है यूपीपीएससी। अब भाई यूपीएससी भी फाइनल रिजल्ट के बाद सारी मार्कशीट दे देता है, लेकिन आप ये देखिए अभी यूपीपीएससी ने 2021 की मेंस और इंटरव्यू की बता दी, प्री नहीं बता रहे हैं अभी तक, जबकि देना चाहिए था। आप इस पे करेंगे नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ये नॉर्मल सा देसी इंटरव्यू रहा है, इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई कंफ्यूजन हो, अभय कुमार गौतम जी से पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। कई लोग मतलब बड़े अजीब से सवाल पूछते हैं कि खाते कितना है, सोते कितना है, मतलब ऐसी भी कोई, आप क्या नॉर्मल इंसान से कुछ अलग हो? नहीं सर, नॉर्मल इंसान ही हूँ, रात को सोता हूँ, दिन को पढ़ता हूँ। हाँ। और भी जो दैनिक जो नॉर्मल खाना खाते लोग हैं वही आप भी खाते हैं? वही खाते हैं। कोई अलग कपड़ा पहनते हो? नहीं सर। जो लोग एक्चुअली नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, कई बार मेरे पास आए क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे उन लोगों के बिहाफ में पूछ ले रहा हूँ कि भाई कोई और स्पेशल चीज करते हो? कुछ नहीं सर, एक आम आदमी जो मतलब उल्टा खड़े होके पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन दिमाग में घुस जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। रिवीजन करते हो? रिवीजन सर करता था। रिवीजन का कितना रोल है? सर रिवीजन का बहुत रोल है। जैसे कि आप साल भर में बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप जब पढ़ते हैं तो उस समय लगता है कि हाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जब आप साल भर बाद, 6 महीने बाद उन चीजों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ब्लैंक हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसमें इशू क्या था, ये सब चीजें थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सर स्ट्रेटजी फॉलो की थी उसमें जो नोट्स अपने बनाए थे, नोट्स अपने खुद के बनाए थे? नोट्स सर अलग अलग सोर्सेज से, खासकर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही ज्यादा फॉलो किया था। मतलब आप देखिए, हमारे अगर कोई भी प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं तो आप चाहे तो अपने बिल्कुल स्मॉल फैक्ट के नोट्स बना सकते हैं, कई बार हमने बताया भी है। और सर मैं कई बार यूट्यूब वगैरह के कुछ राज्यसभा टीवी वगैरह देखता था, तो अच्छे प्रोग्राम आते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम आते थे, बिग पिक्चर वगैरह आता, तो कुछ स्टैटिक्स वहां आते थे, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेता था और बाद में एक व्हाइट पेपर पे लेके उसका जो भी स्टैटिक्स या जो मैटर होता था उसको लिख लेता था। अच्छा। बाद में नोट्स को रिवैम्प भी करता था कि फिर से लिख दिया, फिर से, तो रिवीजन हो जाता था लिखने का भी। और अच्छा, हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है कई सारे स्टूडेंट को। मेरे पास आते हैं कि भाई क्या हम मिडिवल वाली छोड़ दें कि हम एंशिएंट वाली छोड़ दें, हम सबसे मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या राय देंगे आप लोग इनको? सर मुझे लगता है कि हिस्ट्री को हम लोग कहीं न कहीं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देखते हैं कि ये राजा आया, उस फलाने ने उससे लड़ाई की और इस तरह से जीत गया, हार गया। लेकिन हिस्ट्री का एक सर एक सोशल पहलू, एक कल्चरल पहलू भी है, और कभी कभी तो टेक्नोलॉजिकल पहलू भी हमको दिखता है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे लैंग्वेज, कैसे कैसे रिलीजन डेवलप होता गया। जब उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तब बहुत से ऑथर के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में जानेंगे। जब आप सोशल कंटेक्स्ट पढ़ेंगे तो कैसे जाति सिस्टम, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व होती गई, और इस तरीके से सबके अपने अपने ओवरऑल एक लाइफ को समझने के लिए भी थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई कैसे हम लोग डेवलप होके आज यहाँ तक आए हैं। हर चीज में सर एक इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव हम लोग रखते हैं अपने मेंस में कि पहले ऐसा था, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो सर हिस्ट्री तो फॉर्डर प्रोवाइड करती है। हाँ सही बात है। तो बढ़िया, चलिए और इसी के साथ चलिए अब ये फिनिश करते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे और जो हमारी टीम के भी थे, सैलरी से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, हाँ बताइए आप अपने किसी लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? दोस्त, माता पिता, जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में कुछ हेल्प करी हो? सर मेरी जर्नी रही है बहुत स्ट्रगल से भरी रही है जी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी, तो हमारे बड़े मामा जी ने एक तरह से दायित्व लिया मुझे पढ़ाने का, तो उनके साथ ही रह के मैं बचपन से ननियाल में पढ़ा। उनके भी एक लड़के थे, उनके साथ मैंने पढ़ा। अच्छा। तो 9 तक तो गाँव में पढ़ा। उसके बाद से उनका जब गोरखपुर ट्रांसफर हुआ है JSTU, तो हम लोग वहां चले गए, फिर वहां पे हमने पढ़ाई की। अच्छा। फिर उन्होंने ये सारा खर्च उठाया यहाँ पे जब तैयारी करने काकादेव में आया कानपुर में। उसके बाद से सर बीटेक का भी सारा जो भी खर्च था उन्होंने ही वहन किया। अच्छा। उसके बाद से फिर हमारे छोटे मामा जी ने हमारी पढ़ाई का जिम्मा उठाया, जो कि सचिवालय में एक अच्छे पद पर हैं, अनुसचिव हैं।
तो उन्होंने गाइड करना शुरू किया कि आप तैयारी करो, और वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, क्योंकि घर का मैं इकलौता था, घर की स्थितियां अच्छी नहीं थी, तो उनको ऐसा लगता है सरकारी नौकरी में एक सोशल सिक्योरिटी है और आप अपने परिवार की और भी जिम्मेदारियां हैं उसको भी देखना है, तो एक आप एक एडवेंचरस लाइफ नहीं जी सकते अगर आप सोचते हो ऐसा कि मैं कुछ करूंगा अपने मर्ज से, तो एक ये भी ऑब्लिगेशन, मतलब एक कम से कम सोशल स्टेटस तो मेंटेन हो गया कि भाई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी पावर है इनके पास, अथॉरिटी है, पैसा भी बढ़िया मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिली जाती है, तो ये सब चीजें हैं। तो सर जब वनडे एग्जाम मैंने देखे, जब बहुत सारे फेलियर मिले, यूपीएसआई में 1 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीपीसीएस का प्री X नंबर से रुक गया। यूपीएसआई में आप भी 2016 वाले में ही थे ना? हाँ, तो आपका हुआ नहीं था उसमें एक सेक्शन में जो जीएस वाला ही सेक्शन था उसी में मेरा 1 नंबर से नहीं हो पाया था, बाकी में अच्छे नंबर थे। अच्छा। उसके बाद सर पीसीएस का 2019 वाला जो था उसमें भी मेरा 1 नंबर से चयन नहीं हो पाया था प्रीलिम में, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और ये सब चीजें करना शुरू करी, लेकिन नहीं हो पाया। और वनडे एग्जाम में बहुत से 12th लेवल तक के भी एग्जाम्स दिए, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली, तो बहुत डिप्रेशन में एकदम आ गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैसे निकाला, कैसे मतलब एग्जैक्टली क्या किया, लोगों को बताओ कि ये लोग क्या करें, मतलब कई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे सर महाभारत से मैं चीजों को बता सकता हूँ कि जब अर्जुन गए वहां रणभूमि में, तो उनको ऐसा बहुत से मन में द्वंद थे, बहुत सी दुविधाएं थी, तो उसका समाधान किया कृष्ण ने कि आप इन चीजों को देखो, अपने प्रिंसिपल्स को देखो, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको देखो। उसी तरीके से मैं भी जब इन दुविधाओं में था तो मेरे मामा जी ने बहुत हेल्प की मुझे। अच्छा। उन्होंने बताया कि देखो ये सब एग्जाम्स जो है 2-3 साल का समय लेते हैं, तो तुम्हें धैर्य, परिश्रम, जो भी सर आपने शब्द बोले उन्होंने भी यही बोला था, ये रखना पड़ेगा। 2-3 साल तुम चीजों से दूर रहो, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करती है तुम्हें, दोस्त यार, फैमिली, घर द्वार। तो यूट्यूब तो नहीं है यार, यूट्यूब का मतलब उनका सेंस कि ये जो यूट्यूब में बहुत ज्यादा वीडियोस, मूवीज, मतलब सबको नहीं फॉलो करते हैं, ये भी बड़ी समस्या है यार यूट्यूब में। सर उनकी बात सही हुई और उन्होंने बोला था कि अगर एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे, जैसा कि उन्होंने 4-5 बार अपने समय मेंस दिया था, उनका पीसीएस में नहीं हो पाया, लेकिन आज एक अच्छे पद पर है, अंडर सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप जब तैयारी करोगे तो कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, शुरू में लगेगा कि अरे यार कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार जब तैयारी एक थ्रेशोल्ड पार कर लोगे ना, तो कई सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे तुम्हारे, बड़े एग्जाम तो होंगे ही, नीचे के एग्जाम तो एम ही क्लियर हो जाएंगे। और सर उनकी बात सही हुई, आज 3-4 एग्जाम, कम से कम जितने साल बेरोजगार रहा उतने एग्जाम निकाल चुका हूँ और फाइनली यूपीपीसीएस से सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, एक बात और इसी से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो जून में होता है प्री, ठीक है, फिर वो इंटरव्यू जो मेंस है उसका सितंबर तक जाता है जनरली, या सितंबर अक्टूबर के आसपास। ये जो समय है दिसंबर, अब अभी आप ये देखिए कई लोग आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, बीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीपीएससी के जो मेन एग्जाम है वो लोग दिसंबर में बिल्कुल एकदम ढीले पड़ जाते हैं कि अरे ठीक है देखेंगे, वैकेंसी आ नहीं रही है, दिया रह रही, नोटिफिकेशन है नहीं, पढ़ेंगे हम भी। फिर जैसे ही एग्जाम आने वाला होता है तब एकदम से ऐसा भागादौड़ी करते हैं कि अरे हमें कुछ ऐसा दे दो कि हम 2 दिन में पास हो जाए। नहीं सर, मुझे लगता है कि उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि आपको एकेडमिक एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो कि बस रात में पढ़ा और एग्जाम हो गया। यहाँ पे कंपटीशन है कि आपको लोगों से आगे जाना है, तो यहाँ पे आप उस चीज को, इस स्ट्रेटजी को नहीं अपना। उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है यार, एक तो 22-23 करोड़ की यहीं भी जनता है और सारे स्टूडेंट, और ऊपर से उत्तर प्रदेश में खुला दरबार है, तो सब लोग जो दूसरे स्टेट के होते हैं वो भी यहाँ पे आके टॉप भी करते हैं, तो मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और सर मुझे लगता है कि मेरी सफलता में एक और भी लोगों का योगदान है बहुत ज्यादा। मेरे एक रिलेटिव हैं और फ्रेंड भी हैं। अच्छा। उन्होंने सर इस ट्रांजिशन, क्या नाम है? अब नाम नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने सर बहुत हेल्प की थी मेरे इस सफलता में कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना है, कन्वर्सेशन डेवलप करना है, इंग्लिश में बात करना है, कुछ भी ऐसी जितनी भी चीजें हो सकती है, जो हर्डल्स हो सकते थे, उस सब चीजों को दूर किया। अच्छा। और मेंस जब मैं दे रहा था सर, तो कहीं न कहीं उन्होंने पूरा मेरी टेस्ट सीरीज को खुद बनाया, इवेलुएट किया और भी जो कमियां थी उनको बताया, इंटरव्यू के टाइम पे भी गाइड किया। अच्छा। तो सर उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी एक हो रहा है। बाकी कोई दोस्तों का भी योगदान रहा है कि नहीं सर, दोस्त ऐसे मोटिवेट करने वाले? हाँ, दोस्त सर थे, लेकिन उस तरह से योगदान नहीं रहा है कि नहीं भाई पढ़ाई लिखाई में साथ रहे हैं, कि मैं स्ट्रगल में था तभी भी साथ थे, अब हो गया हूँ तो भी साथ हैं। अब तो खैर और दोस्त कई सारे बन गए होंगे, लेकिन सर मुझे लगता है जो दोस्त आपके स्ट्रगल के दिनों में साथ होते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। बाकी लोग तो वही रह पाते हैं लॉन्ग टर्म तक, अदरवाइज जिंदगी ऐसी है कि बहुत आगे दिक्कतें होती जाती हैं। अभी शादी होगी आपकी, फिर उसके बाद और लाइफ बदलेगी, जॉब ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी होनी है आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। आपकी बार आइएगा तो यूपीएससी में अच्छी रैंक लेके आइएगा, ऑल द बेस्ट है। कोई और आपका डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।